जय हिंद। कैसे हैं? आज की तारीख है 20 जनवरी 2026 और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर। करंट अफेयर ऐसा जिसमें हम स्टैटिक जीके को भी साथ में लेके चलते हैं और आपके पेपर में सवाल आते हैं। जो भी सब पेपर आप नजदीकी होगा उसको देख लीजिएगा, सवाल उसमें मिलेंगे आपको। कोई फालतू बकवास नहीं, सीधी बात हम करते हैं और कोई भी इधर उधर की बातें नहीं। सीधा पीडीएफ आपको जो मिलता है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, उसको आप देखेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 17 जनवरी 2026 को आईएनएस सागर ध्वनि को 5वें सागर मैत्री मिशन के लिए रवाना किया गया है। यह पोत अंतरराष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान के दौरान किस भारतीय नौसेना जहाज द्वारा तय किए गए ऐतिहासिक समुद्री मार्गों का अनुसरण करेगा? दो तीन फैक्ट यहां पर है। 17 जनवरी 2026 आईएनएस सागर ध्वनि को किस पे? सागर मैत्री मिशन के लिए। इतना तो फैक्ट आपका तैयार हो गया। यह पोत अंतरराष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान 1962 से 65 के दौरान किस भारतीय नौसेना जहाज द्वारा तय किए गए ऐतिहासिक समुद्री मार्गों का अनुसरण करेगा? तो यह आईएनएस किस्ताना, किसका? आईएनएस किस्ताना का अनुसरण करेगा। यह मिशन 8 हिंद महासागर जो रिम देश है, अब रिम कंट्रीज कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। रिम कंट्रीज जो है उनको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो रिम कंट्री है भाई 1962 से 65 के बीच में ये जो हमारा आईएनएस किस्तना द्वारा अंतरराष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान का जो ऐतिहासिक मार्ग था वो ये तय करेगा। रिम देश, अब रिम देश कौन कौन से? ओमान, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार। 2 2 4 2 6 एक साथ ये हो गया। और एक देश और, वो कौन सा बचा? श्रीलंका। इसमें नहीं लिखा मैंने, श्रीलंका। ये रिम कंट्री है। उनके साथ वैज्ञानिक साझेदारी को ये मजबूत करने का, वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने का ये प्रयास होगा। और ये पोर्ट डीआरडीओ की नौसेना भौतिक और समुद्री विज्ञान जो प्रयोगशाला है जिसको एनपोल बोलते हैं, उसके अधीन जा रहा है। इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर ये फैक्ट दिया हुआ है। और ये मिशन सामाजिक आर्थिक पहलुओं को समुद्री विज्ञान में क्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ाएगा। सागर मैत्री ओशियोग्राफिक रिसर्च के लिए डीआरडीओ के द्वारा शुरू किया जा रहा है। डीआरडीओ का जो एनपोल है यानी नवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफिक लैबोरेटरी है जो, और ये मैत्री जो है, मैत्री का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर जो मैत्री की बात की गई है सागर मैत्री, तो मैत्री का मतलब है मैरीन एंड एलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव। मैरीन एंड एलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव, और इसको बनाया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा। ठीक है। जो वे वेसल है इसको 1994 में कमीशन किया गया था, वेसल। ठीक है। और रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने का ये काम करेगा। छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए किसे पद्म पाणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया पद्म पाणि पुरस्कार से? पद्म पाणि पुरस्कार ये किसे? तो ये दिया गया है इलैया राजा। इलैया राजा अभी नहीं रहे, बहुत ही मशहूर संगीतकार थे भारत के, भारतीय सिनेमा में अद्वितीय योगदान, और उसी कारण से इनको पद्म पाणि पुरस्कार दिया गया है। और इनको माना जाता है संगीत के ऋषि, संगीत के राजा। ईसाई जानी कहा जाता है इनको, ईसाई जानी कहा जाता है इनको, संगीत के राजा के रूप में इनको जाना जाता है। ईसाई ज्ञानी, ईसाई जानी, जैसे भी आप इसको पढ़ लें। और मराठवाड़ा कला संस्कृति और फिल्म फाउंडेशन के द्वारा ये जो महोत्सव है छत्रपति संभाजी नगर में जो आयोजित महोत्सव है, इसका आयोजन किया जाता है किसके द्वारा?
मराठवाड़ा कला संस्कृति और फिल्म फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, अब जो ये वेन्यू है ये महाराष्ट्र में है, ये तो आप जान ही जाएंगे। प्राइस जो इसमें दिया जाता है वो 2 लाख रुपए। प्राइस कितना दिया जाता है? 2 लाख रुपए। संगीत के ऋषि, ईसाई ज्ञानी के तौर पर इनको जाना जाता है। और ये महोत्सव मैंने आपको बताया कला संस्कृति और फिल्म फाउंडेशन द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। और पूर्व में ये सम्मान जावेद अख्तर को मिल चुका है, साई परांजपे को मिल चुका है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इलैया राजा को ईसाई ज्ञानी कहा जाता है। अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है। मिनिस्ट्री ऑफ आईवी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये मिलकर इसको कर रहे हैं। ठीक है, 28 से 1 फरवरी के बीच में, 28 जैन से लेके 1 फरवरी के बीच में ये महोत्सव आयोजित होगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने प्राकृतिक महासागरीय परिस्थितियों में समुद्री फिनफिश और समुद्री शैवाल उगाने के लिए भारत की पहली पायलट ओपन सी एक्वाकल्चर पहल कहां पर शुरू की? ओपन सी एक्वाकल्चर पहल ये कहां पर शुरू की? तो ये पहल जो शुरू की गई है ये नॉर्थ बे, अंडमान सी में नॉर्थ बे में शुरू की गई है। कहां पर? जो विजयपुरम है, पोर्ट ब्लेयर में, विजयपुरम उसी के पास। ये कहां पे पड़ता है? पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर का जो विजयपुरम है उसी के पास। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित स्वदेशी ओपन सी केज तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित ओपन सी केज टेक्निक का इसमें उपयोग किया गया है। अंडमान सागर में ये पोर्ट ब्लेयर, विजयपुरम यानी पोर्ट ब्लेयर के पास नॉर्थ बे में शुरू की गई है। अंडमान सागर हिंद महासागर का एक सीमांत सागर है। अगर ऐसा स्टेटमेंट आपको दे दिया जाए तो आप इसको बिल्कुल सही मानिएगा, इसको बिल्कुल गलत मत, कहीं दूर दूर तक गलत करने का कोई वो नहीं है। ठीक है, रणनीतिक रूप से मलक्का जलडमरू मध्य के ये काफी करीब है। और इस परियोजना में यानी कि जो ये पहल है, पहल का नाम मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जो ये प्राकृतिक महासागरीय परिस्थितियों में समुद्री फिनफिश और समुद्री शैवाल उगाने के लिए ओपन सी एक्वाकल्चर पहल, तो ये गहरे पानी में समुद्री फिनफिश और समुद्री शैवाल की प्रजातियों का पालन इसमें किया जाएगा। बात समझ में आई? ध्यान रखिएगा, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, ब्लू इकोनॉमी नीति को बढ़ावा देने के लिए ये पहल शुरू की गई है। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए मैरीन फिनफिश एंड डीप वाटर सीवर्ड, मैरीन फिनफिश और डीप वाटर जो सीवर्ड है उनके लिए ये काम करेगा। सीवीड कहिए इसको, सीवीड, ये समुद्री शैवाल, सी वीड इसको कहते हैं, सीवीड, सीवीड। आर्यन वर्सनी 15 जनवरी 2026 को आर्मेनिया में आयोजित किस टूर्नामेंट को जीतकर भारत में 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वर्सनी जो बने हैं? तो आर्यन, इनका नाम याद रखिए, आर्यन वर्सनी इनका नाम है, पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। और प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि आर्मेनिया में आयोजित किस टूर्नामेंट, कौन सा टूर्नामेंट को इन्होंने जीता है तब ये ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका एंड्रोनिक मार्गियन मेमोरियल टूर्नामेंट को इन्होंने जीता है। और ये 92वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, 92 भारत के ये 92वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, और दिल्ली से ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाले ये 8वें खिलाड़ी हैं, दिल्ली से जिन्होंने ये जीता है, 8वें ग्रैंड मास्टर। और ग्रैंड मास्टर बनने के लिए किसी खिलाड़ी को 2500 से अधिक फिडे रेटिंग और 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स की आवश्यकता होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। और आर्यन ने अंतिम राउंड में टी अम्बारतसुमियन के खिलाफ ड्रा खेलकर ये उपलब्धि है ये हासिल की है। टी अम्बारतसुमियन इनको हराया है, इनके साथ इन्होंने ड्रा खेला। ठीक है, तो आर्यन ये वार्सने, ये जो वर्सनी नाम लिखा हुआ है इसको अगर आप हिंदी में देखेंगे तो ये वार्ष्णेय है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वार्ष्णेय ये नाम, अभी वार्ष्णेय, ये वर्सनी कोई नाम नहीं है,
इसको मैं सही करना चाहता हूं, आर्यन वार्ष्णे, ये हिंदी में गलत ट्रांसलेट हुआ है, अंग्रेजी देखिए इसमें, वार्ष्णे, वार्ष्णे, ठीक है, वार्ष्णे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वार्ष्णे, आगे से ये ध्यान रखना है, गलत ना हो ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आर्यन वार्ष्णे, इनकी एज अभी 21 ईयर्स है, 21 साल के ये हैं, और ये दिल्ली से 8वें हैं। अगला जो प्रश्न है, अमेरिकी वैज्ञानिक टोबी कियर्स, टोबी कियर्स को किस भूमिगत पारिस्थितिक नेटवर्क पर उनके अग्रणी शोध के लिए टॉयलर पुरस्कार। अब जो टॉयलर पुरस्कार है, सबसे पहला यहां पे सवाल बनता है, जीके का सवाल बनता है कि टॉयलर पुरस्कार को क्या कहा जाता है, तो इसको पर्यावरण का नोबेल कहा जाता है। पर्यावरण के नोबेल या टॉयलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो किस क्षेत्र में उन्होंने अग्रणी शोध किया है, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, किस क्षेत्र में उन्होंने अग्रणी शोध किया है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्होंने मतलब एक मिनट, ठीक है, इन्होंने जो शोध किया है, इनका ये शोध रहा है माइक्रोराइजल कवक नेटवर्क पर। किस पर रहा है? माइक्रोराइजल कवक नेटवर्क पर। माइक्रोराइजल कवक नेटवर्क, फंगल नेटवर्क जिसको आप बोलते हैं, माइक्रोराइजल फंगल नेटवर्क पर शोध इनको जो इन्होंने किया है, इसके लिए ही सम्मानित किया जा रहा है। और ये एक आप कह सकते हैं एक विशाल भूमिगत जाल बनाते हैं ये जो कवक होते हैं, और जो पौधे हैं, पौधों के पोषक तत्वों का आदान प्रदान करने का कार्य ये करते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 13 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने में ये सक्षम होते हैं। अब आप सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर रहे हैं, 13 अरब टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर रहे हैं, तो ये कितने महत्वपूर्ण हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो विशाल भूमिगत जाल बनाते हैं, पोषक तत्वों और ऊर्जा का विनिमय एक्सचेंज करने के लिए ट्रेंडिंग सिस्टम की तरह ये कार्य करते हैं, और ये 13.12 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को भूमिगत रूप से अवशोषित करने में ये मदद करते हैं। टोबी कियर्स एम्स्टर्डम के विजरे यूनिवर्सिटी में एक विकासवादी जीव विज्ञानी के रूप में कार्यरत है। विकासवादी जीव विज्ञानी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए। याद कैसे रखेंगे? बहुत ही आसान है। इनका नाम देखिए, टोबी कियर्स, और यहां पर देखिए माइक्रोराइजल कवक नेटवर्क, ठीक है, माइक्रोराइजल कवक नेटवर्क, यहां भी रा लगा है, यहां भी रा लगा है, ऐसा करके आप याद कर लेंगे। बात समझ में? तो ये विनर है टोबी कियर्स, और ये रिजे यूनिवर्सिटी है एम्स्टर्डम में, तो वहीं पर ये काम करते हैं। टाइलर प्राइज फॉर एनवायरनमेंट इनको दिया गया है, टाइलर पुरस्कार दिया गया है। इसको नोबेल कहा जाता है, नोबेल प्राइज के समान इसको माना जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर पर्यावरण का नोबेल अगर आपसे अलग से पूछ लिया जाएगा तो उसको भी आप तैयार रखेंगे। बाकी कार्बन इंपैक्ट मैंने आपको बताया, 13.12 बिलियन टन आप कहेंगे CO2 एनुअली ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने में सक्षम है। फंगी एज न्यूट्रिएंट ट्रेडिंग सिस्टम, फंगस को न्यूट्रिएंट ट्रेडिंग सिस्टम के तहत इन्होंने सर्च किया, ये सबसे बड़ी बात है। बात समझ में आई? अगले सवाल पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, AM ग्रीन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भारत का पहला हरित अमोनिया परिसर स्थापित कर रहा है। AM ग्रीन वर्ष 2030 तक इस संयंत्र का लक्षित उत्पादन क्षमता जो है वो कितनी रखी गई है? तो इसकी क्षमता है 5 मिलियन टन पर एनम। 1.5 होगा, कितना? 1.5 मिलियन टन पर एनम। ये इसको 5 रखिए, ये 1, ये 0.5, ये 1.0, 2.0 और ये 1.5, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन यहां पर गलत है। 1.5 मिलियन टन पर एनम कहां पर है? काकीनाडा में। काकीनाडा कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। हरित अमोनिया परिसर, ये क्या है? हरित अमोनिया परिसर ये स्थापित हो रहा है, किसके द्वारा? AM ग्रीन के द्वारा, ठीक है। तो विश्व के सबसे बड़े हरित अमोनिया संयंत्रों में से एक होगा। कुल क्षमता 2030 तक इसकी 1.5 MTPA होगी। 2027 में 0.5
MTPA, और उसके बाद में बढ़ाकर फिर ये बढ़ जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। लगभग 83,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ नागार्जुन फर्टिलाइजर्स के पुराने संयंत्र के रूपांतरण के माध्यम से इसको विकसित किया जा रहा है। नागार्जुन फर्टिलाइजर के पुराने संयंत्र के रूपांतरण के माध्यम से। अब जो पुराना संयंत्र होता है उसका रूपांतरण, यानी कि कोई फैक्ट्री, कोई ऐसी इकाई बंद पड़ी है और उसके बाद में उसको फिर से चलाया जाता है, तो उसको कहा जाता है ब्राउनफील्ड कंजर्वेशन, है ना। ब्राउनफील्ड कन्वर्जन इसको बोलते हैं। ब्राउनफील्ड ऐसे इन्वेस्टमेंट आता है, जो पुरानी इकाई को हम चलाते हैं, ऐसे ब्राउनफील्ड कन्वर्जन होता है। तो इसके माध्यम से इसको विकसित किया जा रहा है। और हरित अमोनिया का उपयोग भविष्य में शिपिंग ईंधन, बिजली उत्पादन और ग्रीन हाइड्रोजन वाहक के रूप में किया जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला जो सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के किस विशिष्ट स्थान पर एक अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल सहित विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम की आधारशिला रखी? किसने रखी है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है। पश्चिम बंगाल के किस विशिष्ट स्थान पर, कहां पर रखी है, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। और इसका सही उत्तर है बालागढ़। कहां पर रखी है? बालागढ़। ये कहां पड़ता है? हुगली में। हुगली में ये पड़ता है बालागढ़। ठीक है। विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम की आधारशिला यहां पर रखी गई है। 900 एकड़ में यह फैली परियोजना है और इसकी कार्गो क्षमता 27 लाख टन प्रति वर्ष निर्धारित है। हुगली जिले के बालागढ़ में इसको रखा गया है। और इसके साथ ही हुगली नदी के किनारे एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटामॉरन भी लॉन्च किया गया है। यह परियोजना पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी और जलमार्ग आधारित व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 830 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा। मुंबई में भारतीय और जापानी तटरक्षक बलों के संयुक्त अभ्यास के दौरान खतरनाक और हानिकारक पदार्थ HNS की प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने के लिए किस विशेष प्रदूषण नियंत्रण पोत को तैनात किया गया, है ना। HNS रिस्पॉन्स के लिए किसको तैनात किया गया? तो यानी कि जो मुख्य फोकस था HNS की प्रतिक्रिया, तो इसके लिए तैनात किया गया ICGS समुद्र प्रहरी। प्रहरी का काम करता है ना, तो इसको तैनात वहां पर कर दिया गया। ये विशेष प्रदूषण नियंत्रण पोत है। और HNS प्रतिक्रिया जो तकनीक है उनका संयुक्त प्रदर्शन करने का इसका उद्देश्य ही था, पर्पज ही था। और मुंबई में ये संयुक्त अभ्यास आयोजित हुआ है इंडिया और जापान के बीच में, इंडो जापान ये है। और ICGS समुद्री प्रहरी का उपयोग इसमें किया गया है। समुद्र में रिसाव की स्थिति में कैसे हम तुरंत प्रतिक्रिया करें, कैसे सफाई तकनीकें हम इस्तेमाल करें, उनका प्रदर्शन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कई बार ऑयल लीकेज हो जाता है, कई बार सब फैल जाता है ना, तो उसको कैसे हम कितनी जल्दी कंट्रोल करें। और यह अभ्यास स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के दृष्टिकोण को साझा करने के लिए आयोजित किया गया था। जापानी प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा के दौरान मुंबई में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स का भी दौरा किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। मझगांव डाक जो शिप बिल्डर है वहां पर ये लोग पहुंचे थे। ठीक है। तो ये कहां पर है? ये मुंबई में है। सुमेलित करने में आपसे बार बार पूछा जाता है। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक क्षेत्र इनका फोकस एरिया था। मुंबई में ICG जो रीजनल हेड क्वार्टर है वेस्ट का, वहां पर ये सारे अभ्यास किए गए। 19 जनवरी 2026 को शुरू हुआ 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और ये प्रश्न है यूपी स्पेशल का। और यूपी स्पेशल का प्रश्न है तो आप जान गए, ये लखनऊ में ये सम्मेलन 19 जनवरी को ये शुरू हुआ है। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन है। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है यहाँ पर यह आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। विधायी कामकाज में कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, ये इसका फोकस बिंदु था। और 3 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, ये भी आपको पता होना चाहिए, सतीश महाना इन्होंने किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना और विधायी प्रक्रियाओं का सुधार करना। ठीक है। टेक्नोलॉजी इन लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग, ये इसकी थीम थी, की थीम यही रही है। सतीश महाना यूपी असेंबली के स्पीकर हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की क्योंकि यूपी में ये हो रहा है। और उद्घाटन कौन कर रहा है? लोकसभा के अध्यक्ष, क्योंकि अखिल भारतीय
पीठासीन अधिकारियों का यह सम्मेलन है, ध्यान रखिएगा। अंतिम प्रश्न है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंतर्गत नदी और मुहाना डॉल्फिन का दूसरा राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के किस स्थान से शुरू हुआ? तो ये कहां से शुरू हुआ? ये बिजनौर से शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। पहला चरण गंगा नदी के मुख्य भाग कहाँ, बिजनौर में आप देखते हैं ना, तो वहीं से इसको शुरू किया गया है। बिजनौर से गंगा सागर तक ये जाएगा, ये शुरू होगा बिजनौर से, और बिजनौर से कहां तक जाएगा? गंगा सागर। गंगा सागर कहां पर पड़ता है आपका? पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर तक ये जाएगा और सिंधु नदी को भी कवर करेगा। इसमें दूसरी जो नदी कवर होगी वो सिंधु है, इंडस नदी को ये कवर करेगा। और उसके बाद में फिर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली को भी देखा जाएगा इसमें, वहां पे डॉल्फिन की आबादी का आकलन किया जाएगा। 2021 से 23 के पिछले सर्वेक्षण में लगभग 6327 डॉल्फिन दर्ज की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा घनत्व पाया गया था। डॉल्फिन वहीं पर रहती हैं। डॉल्फिन को माना जाता है कि जहां पर गंगा का जल स्वच्छ होगा तभी ये रह पाएंगे। जल प्रदूषित होगा जितना, उतना ही ये नष्ट होती चली जाएंगी, ये समाप्त होती चली जाएंगी। सर्वेक्षण का दूसरा चरण मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों पर केंद्रित होगा। तो अगर इसको दो भागों में बांटा जाए तो पहला चरण आपका गंगा और गंगा प्लस इंडस, इन दोनों को कवर करेगा, और दूसरा जो चरण होगा वो ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज जो है उनको कवर करने का काम करेगा। ठीक है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में लॉन्च किया गया था, नोट कर लीजिएगा, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में लॉन्च किया गया था, और बिजनौर यूपी से ये वाला ये शुरू हो रहा है। और जो 6327 डॉल्फिन है ये आप जानते ही हैं, यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा इनका घनत्व है। और मिनिस्ट्री कौन सी है, ये आपके लिए प्रश्न है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री कौन सी है? हाई डेंसिटी तो पूछा ही जाता है, मिनिस्ट्री भी आपसे पूछी जाती है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। आप इसको मैक्सिमम शेयर करें, अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करके जाएं, और हमारे अन्य जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको भी आप देखें। थैंक यू सो मच।